career options for such students who have opted for mathematics as a subject in their 12th studies, 11th and 12th studies. ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने 11th और 12th में मैथमेटिक्स एक ऑप्शन लिया था, एक सब्जेक्ट लिया था, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं. So yesterday we had a discussion about all such careers that are possible for a student who have not opted for mathematics as a subject. कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत ही चैलेंजिंग लगता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स अगर के वो ऑप्ट नहीं करते 11th और 12th के स्टडीज में, तो ऐसे में उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसके बारे में हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था. So if you are interested in knowing what are options available, some of the options I will be discussing today also, because what someone who has not opted for mathematics in 11th and 12th can do, same thing can also be possible for the students who have opted for mathematics. यानी जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया है उनके लिए जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे ऑप्शंस जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है उनके लिए भी अवेलेबल है. तो लास्ट में हम लोग एक बार रिव्यू लेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिया है और लिया है, दोनों के लिए कौन से कॉमन है वो लास्ट में देखेंगे. तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट लिया है 11th और 12th में. स्ट्रेट वे आई एम जंपिंग टू माय स्मॉल प्रेजेंटेशन ओवर हियर. I'll be sharing my screen with all of you, and let's see what are the different options available. Fine, fantastic. All right, so let's jump with the commerce. Today's topic is commerce careers with mathematics as an option. This is what we have discussed yesterday. कल कुछ लोग हमारे इस ग्रुप में के नहीं थे, तो कल हमने एक जो छोटा सा डिस्कशन किया था वो डिस्कशन ऐसे था कि क्या मैथमेटिक्स हमारे लिए कंपलसरी है, इज मैथमेटिक्स रियली नेसेसरी. तो इफ यू रिमेंबर अवर यस्टरडे डिस्कशन आई टोल्ड कि बॉस मैथमेटिक्स से आप भाग नहीं सकते, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स. जीवन के हर स्टेज में डे टू डे एक्टिविटीज में मैथमेटिक्स हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी के सब्जेक्ट है. तो अपने आप को कंफर्टेबल रखो मैथमेटिक्स के साथ में. मैथमेटिक्स आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डे टू डे लाइफ में यूज करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स की जब बात आती है न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा डे टू डे लाइफ है. आप छोटे से छोटे काम के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं, किलोमीटर से किसी चीज को काउंट करते हैं, इन सारी जगह पे आपको कंपलसरी ये लगेगा. क्या लगेगा? बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा. तो मैथमेटिक्स से भागने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो लेट्स मूव फर्दर. इफ यू ऑप्ट फॉर कॉमर्स तो आपके सामने दो अलग अलग ऑप्शन आते हैं. पहला ऑप्शन जो आपके सामने आता है, आप जनरल कॉमर्स करें, बीकॉम करें, जिसको बीकॉम पास बोला जाता है. बीकॉम पास है बस चलते फिरते जनरली मैंने बीकॉम कर लिया. और दूसरा है बीकॉम ऑनर्स. दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, हमें समझना पड़ेगा. those students who are opting for mathematics as a special subject in 11th and 12th, 11वीं और 12वीं जो लोग स्पेशल सब्जेक्ट बोल के लेते हैं उनके लिए बीकॉम ऑनर्स जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है. जिन्होंने मैथमेटिक्स एज अ स्पेशल टॉपिक लिया है, स्पेशल सब्जेक्ट लिया है, वो जनरल बीकॉम तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस है? बीकॉम जनरल जो है वो जनरल कॉमर्स के सब्जेक्ट लेके चलता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में जब आप जाते हैं तो बीकॉम ऑनर्स में फाइनल ईयर में आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है. वो हो सकता है स्पेशलाइजेशन सेल्स में रहो, मार्केटिंग में रहो, एचआर में रहो, वो हो सकता है स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट प्रमोशन में रहो. तो बीकॉम ऑनर्स जब आप करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है. और बीकॉम ऑनर्स में अगर के आप जाते हैं तो बीकॉम ऑनर्स में आपके लिए चैलेंजेस ज्यादा है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे. बीकॉम ऑनर्स में आपको जो एडमिशन मिलेगा वो कट ऑफ रैंकिंग के हिसाब से चलेगा. बीकॉम पास में आप चले जाओ किसी भी आसपास के जनरल कॉलेज में, आपको कॉमर्स में एडमिशन मिल सकता है,
लेकिन वही आपको बीकॉम अगर के अच्छे कॉलेजेस से करना है तो फिर आपको वहाँ पे भी परसेंटेज निकाला जाएगा, परसेंटाइल निकाला जाएगा, और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको एडमिशन दिए जाएंगे। लेकिन बीकॉम ऑनर्स की जब हम बात करते हैं तो कंपटीशन और थोड़ा तगड़ा हो जाता है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स जो है उसका इंपॉर्टेंस बीकॉम के मुकाबले ज्यादा है। तो अगर के आप कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स को एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने आगे देखना चाहिए कि आप बीकॉम ऑनर्स करें। बीकॉम ऑनर्स में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, ज्यादा स्पेशलाइजेशन रहेगा, बेटर ऑप्शंस मिलेंगे बीकॉम के बाद में। आप 12वीं अगर के कॉमर्स कर लेते मैथमेटिक्स के साथ में, तो बीकॉम में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस बनते, देखिए। बीकॉम में सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बनेगा वो होगा अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग और टैक्सेशन ये जो है ये माथापची का काम है। स्पेशली टैक्सेशन की अगर के मैं बात करूं, कौन से टैक्स के स्लैब में डालना है, क्या टैक्सेस लगेंगे, कितने टैक्सेस लगेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो बीकॉम अकाउंटिंग और टैक्सेशन वाला ये जो सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी लगेगा, कंपलसरी लगेगा। इसके अलावा आप बीकॉम कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। देखो भाई, आप जब आपने 11th और 12th में मैथमेटिक्स लिया है ना, तो मैथमेटिक्स के बाद में आप अगर के स्टैटिस्टिक्स में बीकॉम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे दरवाजे खुल सकते हैं। बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। आगे चल के स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट के ऑप्शंस भी ओपन होते हैं। बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फिनांस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फिनांस ये एक आपको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने वाला कोर्स है। लेकिन आपको केवल बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फिनांस करके रुकना नहीं है। इसके आगे आपको एमबीए भी परस्यू करना पड़ेगा। एमबीए कीजिए, एमकॉम कीजिए तो भी चलेगा। तो वो आप करते हैं तो आपके लिए फिर इंटरनेशनल फिनांस के भी दरवाजे खुल सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स विद एमबीए ड्यूअल डिग्री, ये जो बीकॉम ऑनर्स विद एमबीए जो ड्यूअल डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, ड्यूअल डिग्री यानी आप पहले बीकॉम करेंगे उसके बाद में एमबीए करेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग बीकॉम करते हैं तो बीकॉम करने के बाद में फिर हम लोग एमबीए के लिए एग्जाम्स देते हैं, कैट देते हैं या सीईटी देते हैं। महाराष्ट्र में आप अगर रहते हैं तो आप सीईटी देंगे, जो स्टेट लेवल के एमबीए कॉलेजेस में आपको एडमिशन देगी। नेशनल लेवल पे आप जाना चाहते हैं तो आप कैट के थ्रू जा सकते हैं। सो कैट या सीईटी के थ्रू जब आप जाते हैं एमबीए के लिए, तो आपको अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा एमबीए के लिए। लेकिन आप अगर के इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो बीबीए या फिर बीकॉम आपका उसी कॉलेज में होगा और एमबीए उसी कॉलेज में होगा। दैट मीन्स वंस यू टेक एन एडमिशन फॉर बीकॉम कोर्स, तो बीकॉम के बाद में बीकॉम और एमबीए ये दोनों आप साइमल्टेनियस एक के पीछे एक कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका एडवांटेज होगा जब आप बीकॉम ऑनर्स विद एमबीए ड्यूअल डिग्री ऑप्शन के लिए जाते हैं। आईआईपीएम के जैसे कॉलेजेस, इनके बहुत सारे ब्रांचेस में आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगा। या फिर आईआईएम रोहतक में भी आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगा। आईआईएम इंदौर में भी आपको ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन मिल सकता है। यानी आपने बीकॉम का एडमिशन लिया और एमबीए करके ही आप उस कॉलेज से एग्जिट किया। इसके अलावा बीकॉम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नाम का एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। बीकॉम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ये मतलब हुआ कि जो अकाउंटिंग आज तक, वैसे तो आजकल कोई हाथ से लिख नहीं रहा है अकाउंटिंग, सारे लोग मैक्सिमम जगह पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो चुका है। तो आप अगर के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो बीकॉम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। मैं ऐसे सारे ऑप्शंस की बात कर रहा हूं जहां पे आप बीकॉम में भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और बात जब स्पेशलाइजेशन की आती है तो निश्चित हमें ये समझ में आता है कि स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि 11th और 12th में मेरे पास मैथमेटिक्स अगर के हैं तो वो मुझे एक एडवांटेज देगा, वो मुझे दूसरों से कटिंग एज देगा, ताकि मैं दूसरों को डोमिनेट कर सकूं, मेरे कॉम्पिटिटर्स को। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज होगा आप अगर के मैथमेटिक्स को एक अलग से सब्जेक्ट लेते हैं। वो बच्चे जो मैथमेटिक्स के साथ में कंफर्टेबल है येट दे वांट टू परसीव कॉमर्स, बेस्ट ऑप्शन है कि आप 11th-12th मैथमेटिक्स सब स्पेशल सब्जेक्ट लेके कीजिए और फिर बीकॉम में ये ऑनर्स के लिए जाइए। लेट्स मूव फर्दर। अब आता है हमारे पास बीकॉम इकोनॉमिक्स। बीकॉम इकोनॉमिक्स जो है ये भी आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। बीए इकोनॉमिक्स अलग है, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करें, लेकिन बीए आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, वैसे ही आप बीकॉम भी इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। बीकॉम इकोनॉमिक्स में आप करते हैं तो आरबीआई, बीकॉम इकोनॉमिक्स करके एमकॉम इकोनॉमिक्स या एमए इकोनॉमिक्स जब आप करते हैं
तो आपके लिए आरबीआई के दरवाजे खुले होते हैं, आपके लिए नीति आयोग के दरवाजे खुले होते हैं, आपके लिए इकोनोमेट्रिक्स बोल के जो स्पेशल पोस्ट होते हैं, स्पेशली बड़े बड़े कंपनीज जैसे रिलायंस कंपनी है, तो ऐसे कंपनीज में आपके लिए इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट के दरवाजे ओपन हो सकते हैं, आप अगर के बीकॉम बीकॉम इकोनॉमिक्स करते हैं। लेकिन याद रहे बीकॉम इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको 11th और 12th मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा। हम सारे ऐसे कोर्सेज के बारे में अभी ऐसे कोर्सेज के बारे में जान रहे हैं जिसके लिए 11th और 12th में मैथमेटिक्स कंपलसरी चाहिए। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जब आप जाना चाहते हैं, ये एक आपके लिए वंडरफुल ऑप्शन है कि आप बैंकिंग सेक्टर साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी काम कर सकते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा बताता है कि इंडिया में अभी भी मोर देन 70% लोगों का इंश्योरेंस निकलना बाकी है। यानी इंश्योरेंस एक हमारे आने वाले जनरेशन के प्रोफेशनल्स के लिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री साबित होने वाला है। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में जो बंदे काम करेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मार्केट उनका राह देख रहा है ऐसा ये इंडस्ट्री। और मोर देन 70% लोग अभी भी इंश्योरेंस के बगैर रह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपके लिए वेट कर रहा है। आप अगर के 11th और 12th, स्पेशली 11th और 12th मैथमेटिक्स से साथ आगे बढ़ते हैं और बी कॉम इंश्योरेंस पे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैचलर इन फिनेंशियल मार्केट, आपका अगर के इंटरेस्ट है फिनेंशियल ट्रेडिंग में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपको अगर अट्रैक्ट करते हैं, तो आप बैचलर इन फिनेंशियल मार्केट में भी अपना करियर बना सकते हैं। एक्चुअरियल साइंसेस नाम का ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही पावरफुल, रिसेंट पास्ट में एक्चुअरियल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डिमांड आया है। एक्चुअरियल इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री में आपको किसी कंपनी के लिए, स्पेशली आप इंश्योरेंस कंपनी है तो 15 साल के बच्चे के लिए इंश्योरेंस अगर के निकाला जाता है तो 15 साल की एज में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, इसका रिसर्च करके उसका कितना प्रीमियम प्रिसाइजली रहेगा जो मार्केट के कंपटीशन में भी बैठेगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह के कैलकुलेशंस करने के लिए ये जो एक्चुअरियल साइंस है ये आपको प्रमोट करता है, ये आपको इंस्पायर करता है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बनता है। किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होना चाहिए, क्या कंपिटिटिव कॉस्ट होना चाहिए, ये एक बहुत वंडरफुल फीचर बनता है एक्चुअरियल साइंसेस के साथ में। एक्चुअरियल साइंसेस का अगर कि मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि आप अगर के चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं ताकि आप बेस्ट पॉसिबल इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट कर सके। इसके अलावा फिनेंशियल रिस्क जो है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के पहले क्या क्या फिनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, इसका भी स्टडी जो है वो एक्चुअरियल साइंसेस के लोग करते हैं। मेरे पास अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 2-3 साल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिन्होंने कॉमर्स में जाते हुए स्पेशली मेरे साथ में इस इंडस्ट्री की बात की। शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा एक इनिशियल साल, अब मुझे अभी भी याद है एक 4-1 साल पहले जब मेरे पास किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर मुझे एक्चुअरियल साइंसेस में करियर बनाना है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। पहली बार शब्द सुना था मैंने, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पहली बार शब्द सुना, थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, पता नहीं ये क्या बोल रहा है। फिर मैंने तुरंत गूगल बाबा का हेल्प लिया, गूगल बाबा ने मुझे गाइड किया और वो स्टूडेंट अभी जो है एक्चुअरियल साइंसेस में ही अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, स्पेशलाइजेशन कर रहा है, फाइनल ईयर में है। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आपके जीवन में आएंगे जहां पे आपको स्पेशलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी तक हमने जो देखा वो हमारा ट्रेडिशनल पाथ था। आप 11वीं और 12वीं कॉमर्स कर रहे हैं, उसके साथ में मैथमेटिक्स एक स्पेशल सब्जेक्ट लिया है। इसके अलावा ये 3 प्रोफेशनल कोर्सेस है जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक है सीए, दूसरा है सीएस, तीसरा है सीएमए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो पहला कोर्स लेते हैं यहाँ पे हम लोग जो है हमारा सीए। सीए का जो कोर्स है इसको हम लोग प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। यानी सीए कोर्स करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना है। आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा जिसको सीपीटी बोलते हैं।
उसके बाद में फिर आपको एग्जाम, अगर के आप सीपीटी पास हो जाते हैं, जो यूजुअली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कैंडिडेट 12th के स्टैंडर्ड तक, 12वीं की परीक्षा देने तक उसने सीपीटी क्लियर कर लेना चाहिए। आप अगर के 10वीं के बाद तुरंत 11वीं में सीपीटी क्लियर कर लेते हैं तो भी कोई खास उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आईपीसीसी जो है ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, सेकंड स्टेज का एग्जाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के राह पे। On this path, when you pass IPCC, there are two stages of IPCC, IPCC Group 1, IPCC Group 2। ये जो अगर के आप पास कर लेते हैं, आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। आर्टिकलशिप करने के बाद में फिर आप सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं। संभवतः 4 से 5 साल आपको सीए की एग्जाम देने को लगते हैं। और सबसे विशेष बात यह है सीए की, अगर के मैं बात करूं तो सीए का जो एग्जाम है इसमें 70 to 75% प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होता है। सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन 70 to 75% है, जबकि अराउंड 30% ओरिएंटेशन जो है वो थ्योरेटिकल है। यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही वो सीए बोल के क्वालिफाई हो जाता है तो किसी भी बड़े से बड़े कंपनी के लिए ऑडिटिंग का काम कर सकता है, अकाउंटिंग का काम कर सकता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो जो रोल्स हैं वो सारे रोल्स में वो फिट बैठ सकता है। ये इस पर्टिकुलर प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं, आप अगर कोई ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें अकाउंटेंसी कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो और आपका लॉ में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, कंपनी के लॉज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कंपनी के लॉ फॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, कंपनी के लॉ रेगुलेट किए जा रहे हैं कि नहीं, यूज किए जा रहे हैं कि नहीं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं, इसमें अगर के आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप कंपनी सेक्रेटरीशिप के लिए जा सकते हैं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप काम सीखना चाहते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल या फिर सीएस फाइनल, ये तीन उसके स्टेजेस होंगे। ये तीनों स्टेज भी 4 to 5 years का टाइम आपको लगेगा। एक चीज आपको बता दूं, आप अगर के बीकॉम करके सीए करना चाहते हैं तो आपको सीपीटी की जो एग्जाम है वो देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आईपीसीसी को जा सकते हैं। आप अगर के बीकॉम करके सीएस के एग्जाम को जाना चाहते हैं तो आपको सीएस फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जीक्यूटिव को जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है सी और सीएस का डिफरेंस अगर के मैं आपको बोलूं तो सीएस में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन सब्जेक्ट का जो है वो अराउंड 30-35% के आसपास है, और अराउंड 65 to 70% के आसपास ओरिएंटेशन जो है वो थ्योरेटिकल है। इधर कंपनी के लॉज हैं, अलग अलग टाइप के लॉज का आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो कंपनी के फॉर्मेशन से लेके कंपनी के किसी कंपनी को बंद भी करना है वहां तक आपको सारे लॉज का स्टडी करना पड़ेगा। सो सीएस जो है मोर काइंड ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें लॉ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली। और एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ब्रिजिंग का काम करता है, मैनेजमेंट और जनरल पब्लिक में, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स में ब्रिजिंग का काम करता है। कंपनी के ऑपरेशन स्मूथ चलाने के लिए कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है, अहम रोल निभाता है। आगे चलते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये जो है ये आपको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकता है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाते यहाँ पे भी आपको 3 स्टेज में काम करना पड़ेगा। माफ कीजिए, नीचे मैंने सीएस प्रोफेशनल लिख दिया गलती से, लेकिन वो फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और सीएमए, इस तरह से 3 स्टेज है उसमें भी। और ये भी आपको कंप्लीट करने के लिए 4 से 5 साल का समय लगेगा। ये तीनों जो हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, जैसे मैं करके चले जाऊँ सीएमए, सीए, सीएस और सीएमए, ये तीनों क्वालिफिकेशंस जो हैं, ये तीनों क्वालिफिकेशंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आते हैं। यानी ये तीनों अगर के आप कर लेते हैं तो ये तीनों के अपने अपने ऑफिस आप खोल के बैठ सकते हैं। आपके पास बिजनेसमैन से अप्रोच करेंगे, आपके पास कंपनी ओनर से अप्रोच करेंगे, आपके पास अलग अलग लेवल के कंपनीज अप्रोच करेंगे, 3 टायर कंपनीज, 2 टायर कंपनीज, फर्स्ट क्लास कंपनीज, हाई क्लास कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आपके पास आपके लेवल के हिसाब से अप्रोच करेंगे। सो ये आपने तय करना है। आपको याद होगा अगर पिछले दिन हमने जो डिस्कशन किया था उस दिन हमने देखा था कि आपको करियर कैसे करना है, लोकल करियर करना है, ग्लोबल करियर करना है, आपको खुद का ऑफिस बनाना है या किसी के लिए काम करना है, व्हाइट कॉलर जॉब करना है, ब्लू कॉलर जॉब करना है। तो ये हमने जो डिफरेंसेस देखे थे, आपने अगर के तय किया है कि आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए काम करना है या आपको दूसरे के लिए काम करना है, आपको खुद का ऑफिस डालना है या आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, खुद की कंपनी ही डालना है, तो भी आपके लिए ये नॉलेजेस जो है, आप अगर के कॉमर्स के थ्रू जाते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, आप अगर के इस स्ट्रीम से जाते हैं तो आपको एडवांटेज दे सकता है। ठीक है, फाइन, लेट्स मूव फर्दर।
अभी अब इसके बाद में मैं जो ऑप्शंस डिस्कस करने वाला हूं, अब इसके बाद में मैं जो ऑप्शंस डिस्कस करने वाला हूं, ये सारे ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें, ये सारे ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस हैं जो, जिन्होंने मेरा कल का सेशन नहीं किया वो लोग भी, यानी जिन्होंने 12th मैथमेटिक्स नहीं लिया है वो लोग ये ऑप्शंस कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स वाला बंदा तो कर सकेगा। तो हो सकता है कि जिन्होंने कल का सेशन किया हो उनके लिए ये रिपीटेशन साबित हो, लेकिन एक 5 मिनट में हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कल क्या लिया था, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आपने अगर के 11th और 12th मैथमेटिक्स लिया है तो वो सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है जो 11th और 12th मैथमेटिक्स नहीं लिया वाले बच्चे के लिए भी अवेलेबल है। लेट्स सी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कल कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल चैट में मैसेज भेजा था और उन्होंने मुझे बोला था सर बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस क्या है। तो बीबीएस भी जो है वो बीबीए की तरह ही एक कोर्स है जो आपको बिजनेस के स्टडीज करवाता है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि सर ये बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज के अलावा सर ये बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस क्या मैं कर सकता हूं। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। बीएमएस भी जो है वो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है वो एमबीए के पहले का स्टेज काउंट होगा, बीबीए का ही अलग वर्जन, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स अलग दिए जाएंगे। फिर बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, आप लॉ भी कर सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला। आप बीकॉम और इंटीग्रेटेड में लॉ भी कर सकते हैं। आप अगर के चाहते हैं तो बीकॉम अलग से कंप्लीट करके फिर लॉ भी कर सकते हैं। फिर बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी आप करियर कर सकते हैं, जिसमें आप पत्रकार बोल के काम कर सकते हैं, मास मीडिया यानी टेलीविजन मीडिया के लिए भी काम कर सकते हैं। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये भी हमने किया था। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आईएएस है, आईपीएस है, आईईएस है और आईआरएस है, आईएफएस है, इन सब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, 11वीं 12वीं मैथमेटिक्स वाला, बगैर मैथमेटिक्स वाला, दोनों के लिए। 11वीं 12वीं कॉमर्स करने के बाद में साइकोलॉजी को भी अप्रोच कर सकते हैं, साइकोलॉजी का भी कोर्स कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं, एविएशन सेक्टर में जा सकते हैं, प्रोफेशनल आर्ट्स में जा सकते हैं, वेब ऐप डेवलपर्स का भी आप कोर्स कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग सिनेमाटोग्राफी का भी आप कोर्स कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, कल मैंने बोला था बहुत टेरिफिक डिमांड है वीडियो एडिटर्स का। फिटनेस ट्रेनर में जुम्बा ट्रेनर, योगा ट्रेनर और स्पोर्ट्स ट्रेनर, ये करियर भी आपके लिए अवेलेबल है। सो इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं 12वीं के बाद में। 12वीं के बाद में चाहे आप मैथमेटिक्स के साथ में करो, विदाउट मैथमेटिक्स के साथ में करो। ये जो दो स्लाइड्स हैं, आप अगर के चाहते हो ये दोनों स्लाइड्स के आप स्नैपशॉट लेके रखें। ये ऑप्शन विथ मैथमेटिक्स विदाउट मैथमेटिक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए, विथ मैथमेटिक्स विदाउट मैथमेटिक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके पहले के जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे सीए, सीएस और सीएमए ये भी दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे ऑप्शंस थे हमारे पास, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये सारे जैसे बीकॉम इकोनॉमिक्स, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल और एक्चुरियल साइंसेस, या फिर उसके पहले बीकॉम अकाउंटिंग टैक्सेशन, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फिनांस, बीकॉम ऑनर्स विद एमबीए या बीकॉम कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये सारे ऑप्शंस केवल 11th और 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के अवेलेबल है। सो ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस देख के अगर के आपको ऐसे लगता है कि आपने मैथमेटिक्स लेना चाहिए, मैं तो ऑब्वियसली ये कहूंगा कि आपका अगर के मैथमेटिक्स अच्छा है देन यू शुड ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स रियल लाइफ में भी हमें बहुत हेल्प करता है। तो अगर मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है और आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो 11th और 12th मेरी राय रहेगी यू शुड ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। और आपको लगता है कि नहीं नहीं कहाँ मैथमेटिक्स से पीछे माथा पच्ची करें, तो लास्ट के जो दो स्क्रीन आपने देखे या फिर मेरा कल का वीडियो देख लीजिए। कल के वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। सो दीज आर ऑल थिंग्स अवेलेबल विद 11th 12th कॉमर्स, या उसके बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो आप अगर के 11th और 12th कॉमर्स ले रहे हैं तो 11th और 12th कॉमर्स के बाद में क्या क्या ऑप्शंस है ये हमने यहाँ पे डिस्कशन फिनिश किया है। हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। कल के सेशन में हम लोग 11th और 12th आप अगर के आर्ट्स लेते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में जरूर जानेंगे। तत्पश्चात फिर हम शुरू करेंगे 11th और 12th साइंस। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग साइंस का राह देख रहे हैं कि कब एक बार 11th और 12th साइंस आए
तो आपको वो सारे ऑप्शंस के बारे में पता चले कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है 11th 12th साइंस के बाद में। डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक्स अलॉट। कल मिलेंगे 11th और 12th आर्ट्स के करियर के साथ में। थैंक्स अलॉट। गुड नाइट।